हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो पे फॉर जून 2025 एग्जाम्स। ठीक है, रिपीटर्स का ये पूरा गाइडेंस वीडियो होने वाला है। स्टडी स्ट्रैटेजी वॉट जो भी मार्केटिंग के जो जार्गन्स यूज होते हैं वो सब आप इमेजिन कर लो। ठीक है, तो इसमें हम सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप दोनों को मैं इसमें गाइड करूंगा कि रिपीटर्स को अब कैसे पढ़ना चाहिए जून 25 के लिए, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, कब सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, कितने रिविजन्स वो कर सकते हैं, और भी जो निटिग्रिटीज हैं, न्यूआंसेस हैं, उन सब पे मैं गाइडेंस देने वाला हूं। तो प्लीज इंश्योर कि आप ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखेंगे। ठीक है, सबके लिए है, कॉमन वीडियो है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हर बच्चा ये पूरा वीडियो आखिरी तक देखेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर देना पहले ही। चलो, विथ फुल एक्साइटमेंट लेट स्टार्ट एंड डिस्कस कि क्या क्या चीजें आपको करनी है रिपीटर्स की। अब सबसे पहला जो मुझे हमेशा से लगता है और जो मैं बेबाकी से कहता भी हूं कि आप रिपीटर क्यों हो। आप रिपीटर क्यों हो भाई, आपको रिपीटर क्यों बुलाया जा रहा है? कुछ तो उसके पीछे होगा। अगर आप उस पूरे फैक्टर को ही इग्नोर कर देंगे तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फिर से वही गलती करोगे जो आपने पहले की है। मतलब इस टॉपिक पे थोड़ा एक विचार विमर्श होना चाहिए जो आपको खुद को करना है कि भाई मेरे से क्या प्रॉब्लम हुई, मैं क्यों पास नहीं हो पाया। भले मैं मतलब मैं फेल किसी भी वजह से हुआ, वो ब्लेम गेम को मैं थोड़ा साइड में रखूंगा। जिसको भी आप ब्लेम करते होंगे पर्सनली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फेल हो, दैट इज द फैक्ट, आपके मार्कशीट में दिख रहा है। तो अब वो पासिंग आप क्यों नहीं ले पाए, इंडिविजुअली 40 एंड एग्रीगेट 50% आप क्यों नहीं ले पाए, इस पे जब तक आप बैठोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, आप राइट डायरेक्शन में नहीं जाओगे। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैं वो सब रिपीट नहीं करूंगा। गलत डायरेक्शन में आप जितने भी एफर्ट्स दो कोई फायदा नहीं है सर। डायरेक्शन इज द मेन थिंग, और हम जैसे टीचर्स का भी रोल वही है कि आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, क्योंकि हमारा और काम ही क्या है, मेहनत आपको करनी है, 10-10 घंटे पढ़ाई आपको करनी है, पेपर आपको लिखना है, हर चीज आप ही को करनी है, आप ही कर रहे हो। हमारा काम है सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन में रखना, टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना, टाइम टू टाइम गाइडेंस देना, और सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है डायरेक्शन का ही है। सही डायरेक्शन में आपको लेके जाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो रिपीटर है, ये क्यों है आप, ये आपको थोड़ा सा आपका सारा जो ईगो है वो सेट असाइड करके आपको इस पे बैठना चाहिए, मेरे हिसाब से डिस्कस करना चाहिए। टीचर्स के साथ करो, फ्रेंड्स के साथ करो, फैमिली के साथ करो, किसी के साथ भी आप ये डिस्कस करो, तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, चीज़ें कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएंगी, आप कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ यार मुझसे ये नहीं हो पाया था, हाँ यार मैंने ये नहीं किया था। क्योंकि ये बैठ के जब आप विचार करोगे ना तभी माइंड में आएगा। ठहराव के साथ बिल्कुल अच्छे से इस पे आपको सोचना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है मेरे तरफ से, एटीएम होमवर्क, कि आपको अपने जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं उस पर बैठ के अच्छे से एक लिस्ट बनानी है, और वही आपके पूरे एफर्ट्स का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। आए ख्याल में? तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि भाई क्यों हम फेल हुए। अब आगे हम ऐसा क्या इंक्रीमेंटल क्या चेंजेस करें, क्या नई चीजें करें, क्या एडिशनल चीजें करें कि वो जो हमारे साथ हुआ था वो दोबारा ना हो। आए ख्याल में? तो वो बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे भाई जो कॉमन एक मुझे लगता है वो है कवरेज, क्योंकि आपको काफ़ी कम टाइम मिला होगा, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज की वजह से टाइम की कमी काफ़ी लोगों की हुई होती है, या वो डिसीजन लेने में बहुत लेट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट्स ऑफ रीज़न वो लेट स्टार्ट करते हैं या लेट चीज़ें करते हैं, या डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, और उस वजह से उनको टाइम कम पड़ा था, और टाइम की कमी की वजह से उन्होंने पूरे टॉपिक्स, पूरे चैप्टर्स, पूरे अच्छे से जो एक पढ़ाई करनी होती है वो उन्होंने नहीं की है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की थी, काफ़ी सारे चैप्टर्स छोड़ दिए थे, काफ़ी सारे टॉपिक्स छोड़ दिए थे, तो फिर आपको तो एक रास्ता मिल गया, कवर द लेफ्ट आउट टॉपिक्स और चैप्टर्स। ठीक है, तो आप शुरुआत ही वहीं करो,
कि आप उन चैप्टर्स को पहले कवर करो, उन टॉपिक्स को पहले कवर करो जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है, कवर ही नहीं किए। और मैं ऑलरेडी पास्ट में भी बता चुका हूँ कि ICSI का जो मटेरियल होता है उसमें जो इंडेक्स होता है, डिटेल्ड इंडेक्स होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि आपका कवरेज कितना है। अगर आपको ये जानना है कभी भी ज़िंदगी में कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको ये जानना है कि आपका कवरेज कितना है, आपको बस वो इंडेक्स लेके बैठना है और ऐसा एक एक टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसको टिक करते जाना है। और जो भी अनटिक रह गया है मतलब वो आपने कवर ही नहीं किए हैं, आपको आते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। और वो हर बच्चे का मैं बता रहा हूँ 20 to 30% वो निकलता ही निकलता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 90 एंड अबव टॉपिक्स मॉड्यूल के कवर करके जाते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं। मैक्सिमम बच्चे मैं बता रहा हूँ 70-75% टॉपिक्स कवर करते हैं, उससे ज़्यादा कवर नहीं करते। ठीक है, तो कवरेज पे आपको डेफिनेटली एक काम करना है। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि जो कॉमन है, राइटिंग प्रैक्टिस आपने नहीं की है, लिखा ही नहीं है। सोच के देखो, पेपर रिटन है लेकिन हमने लिखा ही नहीं, और हमने बस ये अज्यूम कर लिया है क्योंकि हमको लिखने आता है तो हम एग्जाम में भी लिख लेंगे। बट वो प्रेशर बहुत अलग होता है। प्रेशर में आपने बहुत कम बार लिखा होगा, प्रेशर में लिखने की आदत आपको ज़्यादा नहीं है, तो वो लिखते रहने की आदत, स्पीड, प्रेजेंटेशन, उन सब पे भी आपको काम करना है। काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, पेपर में डर जाते हैं, लिख नहीं पाते, काफ़ी लोगों के हाथ कांपते हैं, हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब आती है क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं होता। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बच्चों को फेस होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, सारे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल हैं, केस स्टडीज़ हैं, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस होंगे, जो भी हर सब्जेक्ट के जो जो पेक्यूलियर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लिख लिख के देखने चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, इससे आपको चीज़ें याद भी होते जाएंगी, जो जो आप लिखोगे वो चीज़ें आपको याद भी होते जाती हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि लिखा हुआ एक आध दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो वो आप बहुत ही अच्छे से वहाँ पे लिख के आते हो, तो उनमें फिर 4 में से 3, 3.5, 5 में से 4 ऐसे बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो जितना आप लिखोगे उतना आपको हर तरफ से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस एक होता है। दूसरा इसमें हो सकता है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, जो आप हम मान के ही चलते हैं कि होगी होगी, पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, मगअप करके चल जाते हैं। कहीं कहीं ठीक भी रहता है क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अजीब होते हैं या रियल लाइफ में होते ही नहीं है, या कुछ ऐसा होता है कि जिसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाते हम, तो वैसे कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक्स मगअप करके गए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बट लॉ जैसे सब्जेक्ट्स हैं, केस स्टडी जैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाती है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में मैं कहूँगा कि जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग पढ़ते हैं लेकिन काफ़ी ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। फिर जब केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, बारीक बारीक चिरिक एकदम, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, वो पॉइंट पे जब वो पिन पॉइंट करके एक सेपरेट 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तब फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये मैंने इस तरह से तो पढ़ा ही नहीं है। भाई वो चीज़ मैंने 4 बार पढ़ी है, पर वो चीज़ को मैंने उस तरह से कभी सोचा ही नहीं। तो काफ़ी कंपनी लॉ या काफ़ी जो लॉ बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऐसा होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं हर प्रोविजंस में, उन पे पिन पॉइंट करके सब क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मैं कह रहा हूँ, वो भी काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, उस एंगल से नहीं पढ़ते या उस एंगल से उसको रिवाइज नहीं करते और फिर उनको कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स भी आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, मेजर आई थिंक कैटेगरी वाइज ये 3 ही बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, कवरेज, राइटिंग प्रैक्टिस एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये 3 आई थिंक मेजर रीजंस होते हैं। कोई ना कोई इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम गई होगी जिसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है और उस डायरेक्शन में फिर आपको एफर्ट्स लेने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पूरा बैकग्राउंड जो बहुत ज़रूरी था, इससे आपका डायरेक्शन डिसाइड होगा। क्योंकि आप देखो क्या कर रहे हो, अब आपको वही वही चीज़ें पढ़नी है, तो इसलिए लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो वही चीज़ उसी तरीके से पढ़ते हैं।
चीज तो वही है, हम वो तो नहीं बदल सकते ना, पर तरीका बदल सकते हैं, अप्रोच बदल सकते हैं। तो वो अप्रोच पे ही आपको काम करना है, चीजें वही पढ़नी है, पर अब थोड़ा अलग नजरिए से पढ़नी है कि क्या हमने पढ़ते गलत किया था, क्या हमने क्या नजरिए से उसको नहीं पढ़ा था, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और अलग नजरिए से माइन्यूट डिटेल्स को कैच करते हुए आपको दोबारा से पूरी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इससे आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है। अब एक मैं स्टैंडर्ड आपको चीजें बता देता हूं कि अप्रोच कैसे डिसाइड होती है, हाउ डू यू प्लान योर स्ट्रैटेजी, या कैसे आप पूरा अप्रोच को डिसाइड करोगे। ठीक है, देखो अप्रोच क्या होता है भाई, अगर आप सिंगल ग्रुप हो, यानी 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं, या आप बोथ ग्रुप हो, ठीक है, 3-4 सब्जेक्ट हैं या 7-8 सब्जेक्ट हैं, सिंगल और बोथ, वैसा कैटेगराइज आप कर सकते हो क्योंकि स्विच ओवर वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता ही है कि रिवीजन इज द मेन थिंग। अगर आपने पढ़ा सब है, आपको आता सब है, आपने लिख के भी देख लिया, पर अगर आपने रिवाइज ही नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं होगा, आपको वो चीजें याद ही नहीं आएंगी, फिर आप अपने मन से कुछ भी लिख के आओगे, फिर उसको भी मार्क्स मिलते नहीं है। तो जितनी तगड़ी आपकी प्रिपरेशन है, उतनी ही तगड़ी आपकी रिवीजन होनी चाहिए। इट्स अ बैलेंस। मेन प्रिपरेशन बहुत डल है, फिर आप कितना भी रिवाइज कर लो नहीं कॉम्पेंसेट होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो ऐसा है, और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, रिवीजन ही नहीं की है तो भी प्रॉब्लम है। दोनों को ऐसा आपको बैलेंस करना है कि रिवीजन, अपना जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए, कवरेज अच्छा होना चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब वो इक्वेशन मैच होगा, तब वो तराजू बैलेंस होगा, और तब जाके आप अच्छे आंसर्स बहुत अच्छे से लिख पाओगे और आराम से आप एग्जाम्शंस भी स्कोर कर सकते हो काफ़ी सब्जेक्ट्स में। तो रिवीजन मतलब एक बहुत कोर 50% मतलब रोल रिवीजन का होता है। तो उसके लिए आपको पहले उसको इंपॉर्टेंस देना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, और उसके लिए पहले ही टाइम छोड़ देना है। ठीक है, अब सिंगल मॉड्यूल वाले हैं, अगर 3 रिवीजन तो मिनिमम आप करोगे ही, ज़्यादा कर पाए तो अच्छी बात है। 3 रिवीजन के अगर हिसाब से मैं सोचूं, सिंगल मॉड्यूल को 1 डे गैप मिलती है। ठीक है, तो सिंगल मॉड्यूल वालों को एक सब्जेक्ट के लिए 2 डेज तो रिवीजन के लिए मिलने चाहिए, क्योंकि उनको मेन पेपर में भी 1 डे गैप मिल जाता है। बोथ वालों को 1 डे गैप नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान देना है, 1 डे में भी आपको रिवाइज करने का एक आदत होनी चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो। ठीक है, तो रिविजन्स मुझे लगता है कि अब मैं 4 सब्जेक्ट ले रहा हूँ, 3 है तो 3 लेना, 4 है तो 4 लेना, 5 है तो 5 लेना, जो भी है एक्चुअल के हिसाब से आपको लेना है। तो 4 सब्जेक्ट्स इनटू, सपोज चलो मैं पहली रिवीजन है तो ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, 12 दिन लग जाएंगे, फिर आपको 4 × 2 एंड 4 × 2, ठीक है, 8 तो तकरीबन ऐसा आपको 28 डेज लगते हैं। इसलिए नॉर्मली आप सुनते ही हो ना कि सिंगल मॉड्यूल है तो 1 महीना छोड़ दो, 1 महीने में इस तरह से आप 3 रिविजन्स आराम से कर सकते हो। वैसे ही अगर आप देखोगे 7 सब्जेक्ट्स में लेता हूँ, 7 × 3 21, 7 × 2 14, अब इसमें मैं एक और कम कर दूंगा, 7 × 3 7 × 1 7, ठीक है, तो 21 + 14 + 7 तो ये आता है 42 डेज, 45 ले लो। ठीक है, मतलब 1.5 महीना कम से कम लगता है, कम से कम। अब अगर आपको 3 से ज़्यादा दिन देने हैं, या देखो ये एक रिवीजन मैं कह रहा हूँ आपको करनी चाहिए, इसको आप अवॉइड मत करो, इससे ही लोग डरते हैं, यही सामना नहीं कर पाते लोग, पर पेपर में आपको यही करना है। तो ये एक बार वो एक चीज से गुजरना बहुत जरूरी है कि एक दिन में आप क्या पढ़ लोगे, कितना पढ़ सकते हो, आपकी क्या एफिशिएंसी है, कितने घंटे आप पढ़ पाओगे, ये सब आपको पता चल जाता है। तो आपको डर नहीं लगेगा, आप ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं ना कि कितना हो पाएगा एक दिन में, मुझे नहीं पता। अरे करके देख लो ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के देख लो, आपको आइडिया आ जाती है कितने घंटे आप पढ़ोगे, कितना सिलेबस कवर होता है, सब पता चल जाता है ना। डरना काहे को है, डरना क्यों है, लोग बहुत डरते हैं, डरना क्या है इसमें, सोच के करके देख लो ना, 2 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करके देख लो, दिख जाता कितना होता है, एक दिन में कितना होता है, देख लो ना, करके देख लो। तो ये मैं कहता हूं हर बच्चे को कि ये अनअवॉइडेबल है। इसमें भले आप एक दिन और एक्स्ट्रा ले लो, 3-3 दिन वाली 2 रिविजन्स कर लो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है, या
टाइम कम है तो 2-2 दिन वाली 2 रिवीजन कर लो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 रिवीजन्स आप कर सकते हो। क्लियर है? तो इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि 30 डेज यहां, 45 डेज यहां। क्लियर है? तो अगर आप ये माइनस करोगे तो यहां आपका डेट आएगा 30 अप्रैल और यहां आएगा आपका लगभग 15 अप्रैल। ठीक है, मतलब ये टाइम तो आपको छोड़ देना है, ये टाइम है ही नहीं, ठीक है, ये रिवीजन के लिए आपने छोड़ दिया। अब हम जो प्रिपरेशन पे आ रहे हैं, ये जो आपने ऊपर विचार विमर्श किया और आपको एक लंबी लिस्ट मिल गई कि क्या क्या टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आती नहीं है, वो सब आप एक लिस्ट बना लो और उसको आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये आपके डेड एंड डेट्स आ गए हैं कि अगर आप सिंगल मॉड्यूल हो 30 अप्रैल तक आपके पास कवर अप करने का टाइम है। आप टॉपिक्स को कवर करो, कंसेप्ट्स क्लियर करो, छोटे मोटे कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के आपको चार्ट्स बनाने होंगे तो वो भी कर सकते हो, कुछ आपको कोई एक आध सब्जेक्ट के क्लासेस करने हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर अमेंडमेंट्स कुछ अगर हैं तो वो अमेंडमेंट्स आपको यहाँ कवर करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। अब ये 30 अप्रैल मतलब एकदम पत्थर की लकीर नहीं होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 3 डेज वाला है इसको भी अगर मैं 2 डेज कर लूँ, ठीक है, बफर कितना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे भी 8 आएगा, 8 8 8 24 हो जाएगा, मतलब एक हफ्ता आपका फ्री हो जाता है। तो डरना नहीं है, अगर आपका सिलेबस 30 अप्रैल के भी आगे जा रहा है कोई टेंशन नहीं, आपके पास 7 मई तक का टाइम है। 7 मई तक का भी आपका हो गया तो भी आप मैनेज कर लोगे, 3 रिविजन्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 दिन का बफर आपके पास यहाँ पे है। सेम जो मैंने आपको बताया यहाँ पे भी अगर आप 2 कर दो तो 7 2 14, 14 प्लस 14 प्लस 7 तो ये आता है 35 डेज। तो यहाँ पे भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बफर है, ठीक है। तो ये सब आपको करना है और ये सब मैं नहीं बता सकता कि कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए। अरे मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैं क्या गूगल हूं हर चीज मुझे पता होगी कि आपने क्या क्या छोड़ा है? ये तो आप ही को निकालना पड़ेगा। आपका भाई बहन, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये आप ही को बैठ के बनानी होगी, जिसकी इच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। मोटिवेशनल सॉन्ग 10 बार सुन लो और फिर बैठ जाओ इस पे आपको, लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा। आपको टॉपिक्स निकालने ही पड़ेंगे जो आपको नहीं आते, कवर नहीं किए थे। राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। ये सब डिसिप्लिन का काम है। मोटिवेशन का वेट मत करना, डिसिप्लिन है, करना है मतलब करना है, पास होना है तो ये करना है, सर ने बोला है करना है, ठीक है। तो ये सब आपको ये डेट तक कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट वाइज पूरा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्ट्रैटेजी है कि ये डेट्स तक आपको हर सब्जेक्ट का जो भी प्रॉब्लम एरियाज है वो आइडेंटिफाई करना है, उसको फिर आपको शेड्यूल बनाना है। अब वो शेड्यूल भी आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बना सकते हो। अगर आपके भाई 3 या 4 ही सब्जेक्ट्स हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप तीनों चारों सब्जेक्ट डेली पढ़ो, बैलेंस्ड स्टडी होती है। तो अगर आपके 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 आवर्स पर सब्जेक्ट। अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 8 घंटे हो जाते हैं मिनिमम, और अगर आपके 3 ही सब्जेक्ट हैं तो 3 आवर्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो 9 आवर्स हो जाएंगे वो। तो 8 to 9 आवर्स इस तरह से आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बना होना चाहिए। फिर अगर 3 या 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं तो फिर रोटेशंस लगेंगी, ठीक है, मतलब आपको जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी होंगी, पर सब्जेक्ट टाइम थोड़ा आपके पास कम रहेगा। तो आप यही वाला फॉलो कर सकते हो। 6 सब्जेक्ट हैं तो 3-3 के 2 रोटेशंस लेने पड़ेंगे, 3 घंटे 3 सब्जेक्ट, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करो। फिर बचे हुए 3 सब्जेक्ट 3 घंटे रोटेशन कंप्लीट करो। जो भी आपका अवेलेबल टाइम है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। आ रहा है कुछ समझ में? 30 डेज हैं तो 15-15 दिन के 2 राउंड मिलेंगे आपको। 3 सब्जेक्ट 3 घंटे 15 दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे जो भी है, और फिर बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स 3 घंटे 15 दिन आपको मिलेंगे। ऐसे आपको 2 रोटेशंस में उसको कंप्लीट करना होगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो ये सब है,
इतना ही है, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस फोकस, डिसिप्लिन, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो, बस सब चीज़ें हो सकती हैं, कवर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो लोग, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रिपीटर हैं पर उनको क्लासेस फिर से देखनी पड़ रही हैं, तो वो बस सिर्फ क्लासेस देखेंगे, ठीक है। क्लासेस वाले अलग ही हैं। जो क्लासेस देख रहे हैं तो उनको सिर्फ ओनली क्लासेस ही देखनी है और उसको ये डेडलाइंस के आसपास कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। डेडलाइंस आप नोट कर लो, ये पूरा कैलकुलेशन आप नोट कर लो, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल है तो सारे क्लासेस आप कोशिश करो कि 30 अप्रैल के आसपास कंप्लीट हो जाए। बोथ मॉड्यूल हैं आपके, तो जो भी आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो 15 अप्रैल के पहले आपके सब क्लासेस या जो रेगुलर स्टडी है वो सब आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि आप 45 डेज में अच्छे से 3 रिविजन्स करके मिनिमम जा पाओ, ठीक है। उससे पहले हो जा रहा है तो और अच्छी बात है, एक और रिवीजन जोड़ दो, 4 रिविजन्स करके जाओ, ठीक है। जिनके पास भी टाइम एक्सेस है, इनके पहले ही उनका हो जाएगा, तो वो 1-1, 2-2, 3-3 रिविजन्स और ऐड कर लें। 4 रिविजन, 5 रिविजन, 6 रिविजन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये चीजें आपको करनी है। तो ये कॉमन मेरा सारा गाइडेंस आपके लिए हो गया। अब मैं जो आगे वीडियोस लाने वाला हूं वो भी मैं बता देता हूं। जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, अब उसका मैं सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस वीडियो लाऊंगा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव वालों को CAFM एंड CMSL, ये 2 सब्जेक्ट का मैं पूरा सब्जेक्ट लेवल पे गाइडेंस दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, क्या चैप्टर्स हैं, कैसे आपको करना चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा है, क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, बरोबर, सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वैसे ही आपको CMSL के लिए बताऊंगा, ठीक है। नोट्स वगैरह भी अपडेट करके जून के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी पूरा गाइडेंस वीडियो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और प्रोफेशनल में मैं एक ही सब्जेक्ट लेता हूँ, तो मैं SMCF का एक प्रॉपर गाइडेंस वीडियो लाऊंगा और नोट्स अमेंड करके भी आपको दे दूंगा, ताकि आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा ये है। इसके अलावा आपको अब जो भी कुछ डाउट्स हैं जो मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किए, वो आप पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आप मैंने वीडियो में प्रॉपर बताई हुई है, डिस्कस की हुई है, तो वो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, जो पॉइंट्स को मैं टच नहीं कर पाया, हो सकता है मेरे से स्किप हो गया हो, वो डेफिनेटली मैं कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये पूरा रिपीटर्स का अप्रोच था, ठीक है। फिर से नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वो वाला अप्रोच मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपने डायरेक्शन सेम ही यूज़ किया है जो पिछली बार आपने यूज़ किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पहले आपसे गलती हुई है सेम गलतियाँ फिर से करोगे। तो फिर से जो लोग रूटीन पढ़ाई करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं लगती है आज के ज़माने में। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको करना पड़ेगा, गंदगी में उतरना ही पड़ेगा, कीचड़ में आपको उतरना ही पड़ेगा। जो चीज़ से आप भाग रहे हो वो यही है, और वही दरवाज़ा है जहाँ से आप पास हो सकते हो। तो खुद से थोड़ा आपको लड़ना पड़ेगा, खुद के थॉट से लड़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आपसे कोई गलती हुई है। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इंस्टीट्यूट की गलती थी, टीचर्स की गलती थी, दोस्तों की गलती थी, मम्मी पापा की गलती थी, उनकी पूरी लिस्ट तैयार है कि किसकी गलती थी, और वो लिस्ट में उनका खुद का नाम कभी नहीं रहता। ये प्रॉब्लम है। बस खुद का भी नाम डाल दो कि यस, थोड़ा बहुत मेरा भी उसमें रोल था, मेरे से भी कोई गलती हुई होगी जो मुझे अभी फिक्स करनी। क्लियर है? तो अगर आपका माइंडसेट सही है, पॉजिटिव अप्रोच से अगर आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छा समय है, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो विथ पॉजिटिविटी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करें, शेड्यूल बना के पढ़ाई करें, पूरी ये मेहनत करें, आइडेंटिफाई करें और उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लें। डेफिनेटली आप पास हो सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पासिंग रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव अब मैं पहली बार हुआ हूँ, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसे रिजल्ट में पास होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बस आप अपनी मेहनत पूरी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।